नाइट ऑफ द सेवन किंगडम्स का एपिसोड 3 इजीली सीजन का बेस्ट रहा क्योंकि इसमें हमें कुछ मैसिव रिविलेशंस देखने मिले। तो एपिसोड का नाम है द स्क्वायर एंड फाइनली इस एपिसोड के शुरुआत में कुछ सीन्स हमें सर डंकन द टॉल के स्क्वायर एग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने मिले। एग यहाँ पर डंक के टूर्नी के हॉर्स थंडर के साथ में कनेक्ट करने की यहाँ पे कोशिश करता है एंड काफी सारे इंस्ट्रक्शंस के बाद में थंडर और एग के बीच में दोस्ती हुई ऐसे हमें दिखाई दिया। यहाँ पर एग कई बार डंक को लैंस दे रहा है, इसका भी शैडो प्रैक्टिस करता है बिकॉज टूर्नी में जाउस्टिंग तो नाइट्स करते हैं बट स्क्वायर्स को भी नाइट्स को क्विकली लैंसेस देने होते हैं और घोड़ों को बराबर से इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं ताकि वो नाइट जीत सके। अगर स्क्वायर्स उन चीजों में गलती करता है और नाइट को लैंसेस देने में देरी करता है तो नाइट वही के वही नॉकआउट हो सकता है, जो हमने इसी एपिसोड में आगे देखा जब सर एंड्रू एशफोर्ड ने एक खड़े रहे नाइट को सीधा अनहॉर्स कर दिया था क्योंकि उसके स्क्वायर ने वहां पर गलती की। तो इस तरीके से एक एपिसोड के शुरुआत में थंडर घोड़े के साथ में प्रैक्टिस कर ही रहा था कि वहां पर एक आंख वाला एक नाइट आता है जिसका नाम है मैड नाइट सर रॉबिन राइसलिंग। तो इसे सभी लोग ऐसे मैड नाइट कहते हैं क्योंकि एक बार टूर्नी में इस सर रॉबिन राइसलिंग की आंख निकल गई थी, फिर भी उसने वो फाइट कंटिन्यू रखा और उसे जीता था एंड इसी कारण वो पूरे स्मॉल फोक में काफी पॉपुलर नाइट बन के उभर के आया। तो यहाँ पर बस सर रॉबिन का ऐसे ही ये इंट्रोडक्टरी एक सीन रहा जिसके बाद में एग आता है कैंप साइट पर बट उसके आते ही डंक ने उसे सीधा सुना दिया कि ऐसे मुझे बिना बताए कहीं पे भी तुम्हें भटकना नहीं चाहिए। इस समय पर डंक यहाँ पर कुछ सिलाई कर रहा था और वो एग को सीधा कहता है कि उसे थंडर को अभी साफ करना चाहिए। तो छोटू एग एकदम सैड हो गया और उसने डंक को कहा कि वो अभी भूखा है, उसे ब्रेकफास्ट करना है। तो डंक ने उसे वापस से सॉल्ट बीफ खाने कहा। ये सुनते ही एग थोड़ा सैड हो गया क्योंकि अपना छोटू अभी बार बार वही सॉल्ट बीफ खा के पक गया है। एग ने जैसे ही कंप्लेंट की तो डंक ने पहले तो एग के उन नखरों से गुस्सा होकर कुछ बातें कह दी बट इवन डंक को भी थोड़ी देर में रियलाइज हुआ कि उसने छोटे को कुछ ज्यादा ही टोक दिया। तो बेसिकली नाइट और उसके स्क्वायर में वैसे तो एक टीचर एंड स्टूडेंट वाली रिलेशनशिप होती है बट यहाँ पर वी कैन नोटिस कि डंक एंड एग में एक बहुत ही क्यूट फ्रेंडशिप भी शुरू हो गई। एक बार हम देखते हैं कि डंक एग को सिलाई कैसे करते हैं वो सिखाता है एंड उसके बाद एग ने डंक को एक बहुत ही फनी सवाल भी पूछा जिसका मैं यहाँ पर ब्रेकडाउन नहीं करूंगा, आप ही ये पॉज करके समझ जाइए कि एग्जैक्टली एग डंक को क्या पूछना चाहता है। तो एनीवेज लेट्स मूव अहेड। यहाँ पर एग एक सॉन्ग को गाता है जो कि ब्लैक फायर रेबेलियन के बारे में है एंड इसमें उसने कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें कही जो हमें रेड ग्रास फील्ड के बैटल के बारे में कुछ चीजें बताती है। तो सबसे पहले एग कहता है कि बेलोर फर्स्ट बॉर्न है एंड मेकार स्प्रंग लास्ट, मतलब ऑफ कोर्स बेलोर किंग डेरॉन द सेकंड का फर्स्ट बॉर्न बेटा है एंड मेकार स्प्रंग लास्ट मतलब वो किंग डेरॉन द सेकंड का सबसे आखिरी बेटा है, फोर्थ बॉर्न सन है। देन एक कहता है डेमन वॉज बास्टर्ड, यानी वो डेमन ब्लैक फायर के बारे में बात करता है जो कि एक बास्टर्ड बॉर्न सन था जिसे आयरन थ्रोन चाहिए था एंड इसीलिए दे किक्ड दिस बास्टर्ड, मतलब बेलोर और मेकार ने मिलकर डेमन ब्लैक फायर को हराया। देन एक गाता है ग्रास इज ग्रीन आई अडोर, मतलब ब्लैक फायर रेबेलियन के वो बैटल जहां पर हुई उस ग्रास के बारे में वो बात कर रहा है। वो जो भी बैटलफील्ड थी उसका ग्रास बहुत ही अडोर करने जैसा ग्रीन था, काफी खूबसूरत वो लोकेशन था बट जब वहां पर बैटल असल में हुई डेमन ब्लैक फायर और हजारों ब्लैक फायर रेबेल्स को वहां पर मारा गया और कई सारे अलग अलग घोड़े और जो भी टारगेरियंस के साइड के भी लोग थे वो भी कई सारे मरे। तो वो जो बहुत ही खूबसूरत ग्रीन ग्रास थी वो खून से लथपथ लाल हो गई, इसीलिए उस जगह को रेड ग्रास फील्ड कहने लगे एंड उस बैटल का नाम बैटल ऑफ रेड ग्रास फील्ड पड़ा। Then Egg also says कि Blackfire not a true born, he came from wrong, मतलब वो डेमन ब्लैकफायर के बारे में ही बात करता है। वो कहता है कि डेमन ब्लैकफायर कोई असली राजा का बेटा नहीं था, he came from wrong, मतलब वो डेना टारगेरियन का बेटा था जो कि पुराने किंग एगोन द 4 की बस एक साइड चिक मिस्ट्रेस थी, she wasn't his queen। फिर एक गाता है ब्लैकफायर रेबेलियन हुआ तो कंट्री वॉज इन पेरिल, मतलब पूरा वेस्टेरोस पेरिल में था, डेंजर में था बट Anvil was a rock and hammer smashed the bastard with whiny host of Dornish spearmen। तो ये जो भी है वो बैटल ऑफ रेडग्रास फील्ड के बारे में बताता है। तो वो जो बैटल हुई थी उसमें बेलोर ब्रेक्सपियर ने एक बहुत ही जबरदस्त हैमर एंड एनविल के मिलिट्री टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया था। तो हैमर मतलब तो हाथोड़ा बट एनविल मतलब एक ऐसा लोहे का बड़ा ब्लॉक होता है जिसपे तुम हाथोड़ा यानी हैमर मार मार के कुछ वेपन्स को शेप देते हो, कुछ अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स को भी शेप देते हो, नॉट नेसेसरी
नेसेसरीली वेपन्स। तो ये जो हैमर एंड एनविल के इंस्ट्रूमेंट्स है उसे एक मिलिट्री टैक्टिक्स में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो होता यह है कि रेडग्रास फील्ड के बैटल में डेमन और उसकी जो बटालियन ब्लैक फायर्स की थी उसको पीछे से मेकार ने ब्लॉक किया था एक एनविल बनके, एंड दूसरे साइड से बेलोर और उसके जो डॉर्निश स्पीयरमैन की जो बटालियन थी वो हैमर बनके अटैक करते हैं सामने से डेमन ब्लैक फायर पर, एंड ये बैटल ऑफ द रेड ग्रास फील्ड टारगेरियंस जीतते हैं बिकॉज ऑफ दिस अमेजिंग टैक्टिक्स। तो ये सॉन्ग जैसे ही खत्म होता है तो डंक डिसाइड करता है कि अब टाइम हुआ है उसे टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए, उसे टूर्नी के लिस्ट में जाने के लिए। बट वहां पर एक डंक को समझाता है कि भाई अभी तुझे नहीं जाना, क्योंकि आज के दिन में जो भी नाइट्स हाई बर्थ और रिनाउंड रहेंगे वही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वही चैलेंज कर सकते हैं। जो भी हेज नाइट है, जो नॉट सो फेमस वीकर नाइट्स है तुम्हारे तरह, उन्हें वापस अगले दिन कल मौका मिलेगा, आज तुम्हें शांति रखनी है। तो ये जैसे ही डंक को पता चला तो वो थोड़ा सा शॉक्ड हो गया, क्योंकि डंक इतने टाइम से यही सोच रहा था कि आज उसे टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, एंड वही सोच सोच कर डर डर कर वो यहां वहां पर प्यूक कर रहा था। उसे बहुत टेंशन आया था। बट जैसे ही उसे पता चला कि उसके पास और एक दिन है पार्टिसिपेट वगैरह करने के लिए, तो उसने थोड़ा राहत का सांस लिया। एंड अगले ही सीन में हमने देखा कि डंक जाता है थोड़े से कॉपर कॉइन्स एक शॉप में देकर कुछ अंडे खरीदने के लिए, एंड जिससे वो अंडे खरीदता है उस बंदे को कुछ बराबर से इंग्लिश समझती नहीं होती, तो डंक ऐसे अंडे देने की एक्टिंग करता है, एंड सैडली उसी समय उसका क्रश टैंसेल वहां पर आ गई, एंड उसने डंक को एकदम ही फनी वे में देखा। सो दिस वाज जस्ट अनदर फनी ऑकवर्ड मोमेंट बिटवीन डंक एंड हिज लव टैंसेल। तो जैसे ही ये होता है तो उसके बाद डंक एंड एग ने एक बहुत ही मस्त सैंडविच बनाकर खाया, एंड देन फिर सेकेंड दिन के टूर्नामेंट में उन्होंने एक बहुत ही जबरदस्त बैटल को देखा, विच वॉज इन बिटवीन सर हम्फ्री हार्डिंग वर्सेस सर हम्फ्री बीसबेरी। तो इन दोनों हम्फ्रीज की बीवियां असल में सिस्टर्स थी, तो वो उस तरीके से रिलेटेड थे एक दूसरे से। एंड इस बैटल के बारे में हमें शो में बस एक छोटा सा सीन दिखाया गया जिसमें सर हम्फ्री हार्डिंग जीत जाते हैं, बट बुक में उनकी बैटल का डिस्क्रिप्शन काफी इन डेप्थ रहा था। दोनों हम्फ्रीज के बीच में 12 लैंसेस टूटे थे, एंड उसी के बाद इवेंचुअली 13th टिल्ट में सर हम्फ्री बीसबेरी अनहॉर्स हुए और सर हम्फ्री हार्डिंग जीत गए थे। देन हम देखते हैं सर एंड्रो एशफोर्ड भी एक नाइट को नॉकआउट करता है, एंड एक्चुअली मैं इस सिजिल को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया कि ये कौन सा सिजिल है एग्जैक्टली, बिकॉज ऐसे तो कोई सिजिल नहीं होता, ये थोड़ा सा वियर्ड सिजिल है। तो मे बी ये कोई हेज नाइट हो सकता है, या फिर मुझे ऐसा भी लगता है कि ये कुछ थोड़ा सा डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ हाउस टोकवर्थ है। तो ये जैसे ही होता है तो हमें डंक एंड एग का एक बहुत ही फनी सीन देखने मिला, जिसमें वो दोनों भी एक दूसरे की मिमिक्री करके एक दूसरे को चिढ़ाते हैं। इस लाइट हार्टेड कॉन्वर्सेशन से हमें जस्ट इतना ही पता चलता है कि डंक एंड एग के बीच में अभी काफी फ्रेंडशिप डेवलप होने लगी है। देन एक बार तो हमें यह भी देखने मिला कि डंक एग की तारीफ करते हुए कहता है कि जब भी एग मन लगाकर कोई भी काम करता है तो वो काफी अच्छे से उस काम को कंप्लीट करता है, एंड आने वाले टूर्नामेंट के किसी फाइट में अगर डंक जीत जाता है तो वो जरूर एग को अपना स्क्वायर बन के टूर्नी के बाद में भी रखेगा। तो ऐसे उनकी बातें शुरू ही थी कि इतने में वहां पर आ जाता है प्लमर द स्टुअर्ड, एंड यहाँ पर जो इस प्लमर और डंक के बीच में कॉन्वर्सेशन हुआ वो बुक में वैसे तो है नहीं, बट ये काफी अच्छा साइड प्लॉट मुझे लगा, एंड ये काफी अच्छा यूनिक पर्सपेक्टिव देता है अबाउट द एंटायर टूर्नामेंट। तो यहाँ पर प्लमर डंक को कहता है कि लॉर्ड एशफोर्ड ने थोड़ा अपने औकात के बाहर जाके इस टूर्नी पर ओवर स्पेंड किया है पैसे, तो इसका सोल्यूशन प्लमर के पास है, एंड दैट सोल्यूशन इज मैच फिक्सिंग। प्लमर यहाँ पर वैसे ओपनली तो कुछ नहीं कहता, बट प्लमर ये हिंट देता है डंक को कि उसे सर एंड्रू एशफोर्ड को ही अगले दिन चैलेंज करना चाहिए टूर्नी में, और उसके मुताबिक ज्यादातर लोग सर एंड्रू ही जीतेगा ऐसे बेट करेंगे। बट कुछ गिने चुने बंदे रहेंगे जैसे कि प्लमर और कुछ इंपॉर्टेंट लॉर्ड्स जो कि डंक पर बेट लगाएंगे, क्योंकि मैच पहले से ही फिक्स होगी कि एंड्रू एशफोर्ड सीधा डायरेक्टली घोड़े से नीचे गिरेगा एंड डंक जीत जाएगा। तो अगर ऐसा हुआ, डंक अगर जीतता है और एंड्रू हार जाता है, तो ऑफ कोर्स जिन्होंने भी डंक पर जीतने के लिए पैसे लगाए हैं उनको काफी अच्छा रिटर्न मिलेगा, क्योंकि डंक उस फाइट में डेफिनेटली अंडरडॉग रहेगा, एंड यही पैसे ये प्लमर यहां पर कमाना चाहता है।
बट ये विक्ट्री फेक रहेगी और यही चीज डंग को पसंद नहीं आई। वो यही सोचता है कि ऐसी चीज करना इट्स नॉट ऑनरेबल थिंग टू डू। उसे ऐसी विक्ट्री नहीं चाहिए जो उसने कमाया नहीं होगा, जो उसने अर्न नहीं किया होगा। तो यही चीज वो प्लमर को कहता भी है, तो प्लमर उसे सीधा रिप्लाई करता है, हैव यू नॉट अर्नड इट। तो प्लमर के कहने का मतलब ये था कि तुम्हें सभी लोग अभी एज अ नाइट करके एक्सेप्ट कर ही रहे हैं, तुम्हें यहाँ पर अभी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट वगैरह करने मिल ही रहा है, तुमने इतने जो भी पापड़ पेले और ये जो भी तुम अभी एक नाइट बनी चुके हो, वही एक बड़ी चीज है। इसीलिए तुम अगले दिन एंड्रू को ही सिलेक्ट करो, उसे गिरने दो, उसे अनहॉर्स होने दो, तुम मस्त उसका घोड़ा ले लो, आर्मर ले लो, तुम खुश और मैं भी खुश। तो ये प्लमर का मैच फिक्सिंग का प्रपोजल सुन के डंग थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है। एंड फिर अगले ही सीन में हम वापस पहुंचते हैं टूर्नी में, जहां पर आ चुका है एरियन द ब्राइट फ्लेम टारगेरियन। यहां पर हम इस चेयर में देख सकते हैं कि मेकार यहां पर मौजूद नहीं है, क्योंकि वो अपने 2 मिसिंग बेटों को ढूंढने के लिए कहीं पे तो निकला है। एंड वो 2 बेटे आखिर कौन है वो हमें इस एपिसोड में अच्छे से पता चलेगा ही। इस फाइट के पहले हमें बेलोर थोड़ा सा नर्वस दिखाई देता है, क्योंकि उसका सन की नेफ्यू क्या करेगा उसका टेंशन उसे भी था। तो एरियन इस टूर्नामेंट के रूल्स के अनुसार 5 चैंपियंस के तरफ जाता है एंड वी कैन सी ऑल 5 चैंपियंस के यहाँ पर टेंट्स। सबसे पहला है वलार का बहुत ही कूल दिखने वाला हाउस टारगेरियन का ये टेंट, देन सेकंड इज सर हम्फ्री हार्डिंग का टेंट, देन वी सी थर्ड टेंट ऑफ लाइनल बराथियन। तो एक्चुअली लाफिंग स्टॉर्म लाइनल कोई ओरिजिनल चैंपियन तो नहीं था, बट हमने लास्ट एपिसोड में लास्ट नाइट की जो बैटल हुई थी उसमें देखा कि लाइनल बराथियन ने ओरिजिनल चैंपियन रॉबर्ट एशफोर्ड को सिलेक्ट किया था एंड असल में उस जाउस्ट में लाइनल जीत गया था। तो अभी उस रॉबर्ट एशफोर्ड के जगह पर आ चुका है लाइनल एंड इसीलिए यहाँ पर उसका हमें टेंट दिखाई देता है। तो ये तो हुए 3 चैंपियंस। देन यहाँ पर 4th इज एंड्रू एशफोर्ड का टेंट, मगर हमें 5th टेंट इस शॉट में नहीं दिखाई देता। हमें एक दूसरे शॉट में लेडी ग्विन के 5th चैंपियन का टेंट दिखाई दिया एंड दैट इज हाउस टायरेल के सर लियो टायरेल का यहाँ पर हमें टेंट दिखाई देता है। तो दैट्स द 5th चैंपियन। ऐसे टोटल यहाँ पर 5 चैंपियंस थे और इन 5 चैंपियंस में एरियन सबसे पहले सीधा जाता है अपने ही कजिन भाई वलार के सामने और उसने उसे जाकर थोड़ा सा ट्रैश टॉक कर दिया। एक टाइम तो ऐसा भी आता है कि बेलोर, एग और बाकी सभी को थोड़ा सा ये चीज शॉकिंग लगता है कि क्या एरियन यहाँ पर वलार को सिलेक्ट करेगा और क्या हमें यहाँ पर टारगेरियन वर्सेस टारगेरियन फाइट देखने मिलेगी। बट ऐसा होता नहीं। एरियन एज आई सेड वलार को थोड़ा सा ट्रैश टॉक करता है एंड वो चैलेंज करता है सर हम्फ्री हार्डिंग को। एरियन टारगेरियन और हम्फ्री हार्डिंग के इस जाउस्टिंग वाले बैटल में हमें पहले ही टिल्ट में एरियन की हरामीपंती देखने मिली, जब एरियन ने उस टिल्ट में लैंस के कांटेक्ट को डॉच किया और उसने एकदम ही चालाकी से थोड़ा अगली गेम खेला। जैसे ही ये टिल्ट हो रही थी तभी हमने देखा कि एग असल में चिल्लाता है। तो एग को ऐसे एकदम किल किल चिल्लाते हुए देखकर डंग भी थोड़ा सा शॉक्ड होता है कि एग असल में चाहता क्यों है कि एक टारगेरियन प्रिंस मर जाए। तो इसका आंसर हमें आगे पता चलेगा ही। तो एनीवेज फर्स्ट टिल्ट तो हो गया, बट देन सेकंड टिल्ट में हरामी एरियन ने सीधा हम्फ्री हार्डिंग के घोड़े में ही लैंस को घुसा दिया एंड कुछ ही सेकंड्स में वो घोड़ा नीचे भी गिरता है डायरेक्टली सर हम्फ्री हार्डिंग के पैरों पर एंड यही समझ लो कि उनके पैर वहीं पर टूट गए। तो ये सब हॉरिबल सीन्स देख के सभी लोग घबरा जाते हैं। जिसके लिए टूर्नी ऑफ एशफोर्ड रखी गई थी वो ग्विन भी काफी डर गई। इवन बेलोर द ब्रेक्सपियर वाज लाइक ये कितना कमीना मेरा नेफ्यू है। एंड जैसे ही एरियन ने एक घोड़े को मार गिराया तो इवन स्मॉल फोक क्राउड पगला गई। एक स्मॉल फोक ने तो एक हार्ड गोबर का गोला बनाकर एरियो के सर पे मारा एंड वहीं से शुरू हो गया एक छोटा राइट लाइक सिचुएशन, जिसके बाद वहां पर लॉर्ड एशफोर्ड के कई सारे मेन एट आर्म्स आ गए एंड इसी में सिचुएशन थोड़ी सी टाइट होने लगी। तो वहां पर 2 किंग्सगार्ड भी आते हैं क्योंकि वहां पर एरियन के जान को भी खतरा हो सकता है। तो ये दोनों किंग्सगार्ड एग्जैक्टली कौन थे वी कांट से, बट मेरा प्रेडिक्शन है कि एक डोनेल ऑफ डस्केंडल है एंड सेकंड इज सर विलियम वाइल्ड, जिन्हें हमने लास्ट एपिसोड में देखा था। इन दोनों में सर रोलैंड क्रेकहॉल मोस्टली नहीं होगा क्योंकि एज वी नो
मेकार इस समय पर उसके 2 बेटों को ढूंढने के लिए गया है, तो सर रोलैंड क्रेकहॉल मोस्ट प्रोबेबली उसके साथ होंगे। तो जैसे ही ये एरियन वर्सेस सर हम्फ्री हार्डिंग का बहुत ही भयानक घोड़े मरने का सीन टूर्नामेंट में हुआ, तो उसके बाद एक बहुत ही गुस्सा हो गया था। उसके मुताबिक ये जो भी एरियन टारगेरियन ने किया वो उसने जानबूझ के किया होगा, क्योंकि ही इज नॉट अ गुड नाइट। एक के मुताबिक ये कोई मिसहैप नहीं था, इसमें जानबूझ के एरियन ने ये चीजें की। तो डंग भी इसके रिप्लाई में कुछ बोल नहीं पाता, क्योंकि एक के आंखों में काफी गुस्सा था और सैडनेस थी। तो डंग सोचता है कि चलो इस छोटू को अपन कोई पार्टी में लेके जाते हैं। तो दोनों भी आते हैं लॉर्ड सर लायनल बराथियन द लाफिंग स्टॉर्म के पार्टी में, जहां पर हम यहाँ पर देखते हैं लॉर्ड मैनफ्रेड डोंडारियन को, और इवन सर स्टेफन फॉसवे यहाँ पर मौजूद है। सभी लोग मस्त नाच रहे हैं, गा रहे हैं। एंड यहाँ पर लेट मी जस्ट से कि एपिसोड 1 में मुझे और कई सारे लोगों को थोड़ा सा लगा था कि लायनल बराथियन कहीं गे तो नहीं, बट अभी इस थर्ड एपिसोड में तो मुझे ऑलमोस्ट कंफर्म्ड ही लग रहा है कि लायनल बराथियन गे है। एंड लेट्स जस्ट से ही इज एटलीस्ट बाइसेक्सुअल, क्योंकि लायनल के आगे बच्चे भी हुए तो वो कंप्लीट गे नहीं, उसकी आगे फैमिली ट्री बढ़ती है एंड इवेंचुअली वो रॉबर्ट बराथियन तक जाके पहुंची। तो इफ ही इज कंप्लीटली गे तो वो वैसा नहीं होगा। ये जो गाना वो गाता है उसका लिरिक्स ही सुनो, वो किसी एलिस नाम के एक लड़की के बारे में सॉन्ग गाते रहता है जो एक थंब के बगैर ही पैदा हुई थी, एंड देन उसने अपना और एक फिंगर अटेंडिंग टू फ्लॉक करते हुए गवाया था। मतलब उसके साथ एक कुछ सैड एक्सीडेंट हुआ जिसमें उसका और एक उंगली चला जाता है। तो अभी ये जो भी बेचारी एलिस है उसके पास में 3 फिंगर्स ही रह गए, बट उन 3 फिंगर्स का वो इस्तेमाल कुछ मर्दों को प्लेजर देने के लिए यूज करने लगी। एंड लायनल के हरकतों से यही लग रहा था कि उसे वो प्लेजर वाला जो पार्ट है वो काफी पसंद आता है। एंड इवेंचुअली ये पार्टी उसकी है, तो सभी लोग इस गाने को गाकर काफी एंजॉय करते हैं। वो कोई एलिस के बारे में ये सॉन्ग गाते रहते हैं। एंड यहीं पर एग आगे डंग को एक बहुत ही अच्छा सवाल पूछता है कि ये जो भी एलिस के बारे में ये सब लोग गाना गा रहे हैं वो एलिस आखिर कौन होगी? क्या तुम्हें लगता है ये एलिस सही में कोई लड़की थी? ये एलिस करके उसका नाम भी था? तो डंग उसे बस कहता है कि ये एलिस करके कोई ऐसे बंदी में भी हो सकती होगी या फिर नहीं भी होगी, बट ये जो एलिस नेम है ये काफी अच्छा है गाने के लिए, तो इसीलिए भी ये गाना किसी ने बनाया हो सकता है जो सब जगह पर अभी पॉपुलर है। तो डंग इसमें ज्यादा कुछ सोचता नहीं है, बट एग अपना यहाँ पर बहुत ही अच्छा इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस सॉन्ग बताता है कि ये जो भी एलिस वगैरह है उसकी जो ये कहानी है वो स्टोरी है ऑनर और होप की। ये जो भी एलिस है उसने अपने 2 फिंगर्स गंवा दिए, बट उसके हाथों में जो 3 फिंगर्स बचे रहे उन 3 फिंगर्स से वो मर्दों को कुछ प्लेजर देती और उसने उसी में से अपना कुछ धंधा कर लिया। तो एक के मुताबिक ये जो भी एलिस का सॉन्ग यहाँ पर हम गा रहे हैं वो एक तरीके से एलिस के डॉगेड स्पिरिट को बताता है, एलिस के जज्बे को दिखाता है। एंड हर नेम इज नॉट एक्चुअली एलिस, ये जो जज्बा है दैट इज बेसिकली होप। तो इसके बाद वो दोनों भी उस टेंट के बाहर आते हैं एंड डंग अपने पिता के बारे में थोड़ी सी जानकारी एग को देता है। डंग के मुताबिक उसकी मॉम कोई फ्ली बॉटम की हो रही थी, बट उसके पिता कोई तो मामूली से चोर थे। तो डंग एंड एग यहाँ पर इस मार्केट में से जैसे ही जाते रहते हैं तभी वहां पर उसे प्लमर और लॉर्ड एशफोर्ड कुछ प्लानिंग करते हुए दिखते हैं। यहाँ पर प्लमर इज वेटिंग फॉर डंग का आंसर, इसीलिए वो थोड़ा दूर से डंग को एकदम लुक देता है, बट डंग ने उस प्लमर को देख के थोड़ा सा अनदेखा कर दिया, क्योंकि अभी भी डंग श्योर नहीं है कि उसे एग्जैक्टली क्या करना है। एंड वो आगे चला जाता है। जैसे ही डंग एंड एग आगे निकले तो वी कैन ऑल्सो सी कि यहाँ पर कुछ और लॉर्ड्स भी मौजूद है, जिसमें यहाँ पर आई थिंक दिस इज मेडगार टली। मतलब ऐसा ही समझ लो कि ये जो भी नाइट्स की टूर्नी ऑफ एशफोर्ड शुरू है, यहाँ पर फुल ऑन बेटिंग होती है, काफी करप्शन है और काफी झोल भी है। देन डंग एंड एग एक फॉर्चून लेडी से मिलते हैं एंड यहाँ पर उस फॉर्चून लेडी ने जो भी चीजें उन दोनों को बताई वो एक तरीके से स्पॉयलर्स है। तो ये मिस्टीरियस औरत डंग एंड एग को जो भी चीजें बताती है वो मैं अच्छे से अभी एक्सप्लेन करने वाला हूं, बट बिफोर आई टेल यू दैट स्पॉइलर अलर्ट। अगर आपको वो जानना नहीं है तो आप डायरेक्टली स्क्रीन पर दिखाए गए हुए टाइम स्टैम्प पर जाइए, वहां से आप स्टोरी को आगे देखना शुरू कर दीजिए इफ यू डोंट वांट टू सी दिस स्पॉयलर्स। तो ये जो मिस्टीरियस औरत है वो डंग को बताती है कि तुम लैनिस्टर से भी ज्यादा रिच होगे। तो असल में वो सच बात जरूर है, बट वो इतना भी सच
सच नहीं, क्योंकि डंक एकदम लैनिस्टर से ज्यादा रिच तो नहीं बनता, बट सर डंकन द टॉल फ्यूचर में आगे चल के लॉर्ड कमांडर ऑफ द किंग्सगार्ड बनता है। वो पूरे हिस्ट्री का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्सगार्ड बना। Sir Duncan the Tall. 4 pages for Sir Duncan. He must have been quite a man. So they say. एंड इवेंचुअली वो जिस किंग का लॉर्ड कमांडर ऑफ द किंग्सगार्ड बना, वो और कोई नहीं, वो यही अपना छोटू एग है, जो आगे चलकर बनता है किंग एगोन द 5th टारगेरियन। इसी में ये मिस्टीरियस फॉर्चून लेडी एग को भी बताती है कि तुम आगे चल के राजा बनोगे एंड यू विल डाई इन अ हॉट फायर, जो कि एक्चुअल में वही होता है। तो एग यानी कि एगोन जैसे जैसे बड़ा होता है और इवेंचुअली किंग एगोन द 5th बन गया, तो तभी उसे ड्रैगन्स को लेके काफ़ी एक्साइटमेंट होती है। उसे यही लगता है कि हाउस टारगेरियन को वापस से कुछ भी करके ड्रैगन्स को लाना चाहिए, क्योंकि हाउस टारगेरियन ड्रैगन से काफ़ी कनेक्टेड है। तो इसीलिए वो ड्रैगन्स को रिवाइव करने की बार बार कोशिश करता रहता है एंड उसमें वो अपने काफ़ी एफर्ट्स, काफ़ी पैसे इन्वेस्ट करता है। एंड इवेंचुअली 259 एसी में उसने टारगेरियंस के बनाए गए समर हॉल के कैसल में एक मैसिव वाइल्ड फायर को क्रिएट किया, ताकि उसने जो 7 ड्रैगन एग्स को यहाँ वहां से इकट्ठा किया था उनको वो हैच कर सके एंड उसे 7 ड्रैगन मिल सके। बट ड्रैगन तो नहीं आते, उल्टा जो वो उसने वाइल्ड फायर बनाई थी वो इतनी ज्यादा बढ़ती है, इट गोज आउट ऑफ कंट्रोल एंड देखते ही देखते पूरा समर हॉल का मैसिव कैसल जल के खाक हो गया। एंड इसी में सैडली डंक एंड एग दोनों भी मारे जाते हैं, कई सारे अलग अलग और टारगेरियन फैमिली मेंबर्स के साथ में। तो ये बेसिकली छोटा सिनॉप्सिस मैंने आपको ट्रेजेडी ऑफ समर हॉल को दिया था, जो कि एक बहुत ही इंटेंस स्टोरी है अबाउट किंग एगोन द 5th टारगेरियन। तो वो जो भी शॉर्ट स्टोरी है उसके काफी सारे एक्साइटिंग थियरीज वगैरह है, जिसके बारे में हम कभी बाद में जानेंगे। अभी तो बस इतना ही जान लो कि ये जो भी फॉरशैडोइंग करने वाली ये लेडी है, उसने ये जो भी कुछ कहा वो मोर और लेस सभी चीजें सच ही है। तो एनीवेज उस मिस्टीरियस औरत के इन सब बातों से डंक तो एकदम हंस देता है, बट एग एकदम शॉक्ड हो गया कि ये औरत क्या कह रही है। एंड इतने में वहां पर आता है रेमन फॉसवे। रेमन वहां पर डंक को कहता है कि मैंने तुम्हें इस छोटू लड़के के साथ में कई बार यहाँ वहां पर देखा, तो ये आखिर है कौन। तो डंक ऑफिशियली रेमन को इंट्रोड्यूस कराता है एग से, बट जैसे ही वो चीज वो करता रहता है तब एग अपनी शक्ल छुपाने की कोशिश करता है, क्योंकि एग खुद एक हाई बॉर्न रॉयल बच्चा है एंड वो नहीं चाहता कि रेमन उसे पहचान ले कि वो एक असल में, अभी तो ये सीक्रेट नहीं रहा, एग असल में एक टारगेरियन है। जी हाँ, एग इज एक्चुअली शॉर्ट फॉर्म ऑफ वर्ड एग ऑन, एगॉन टारगेरियन। एंड ये रिवील हुआ इस एपिसोड के एंड में, जो हम आगे अच्छे से जानेंगे ही। अभी हम थोड़ा यहीं पे रहते हैं, यहीं से हम आगे स्टोरी को जानते हैं। तो रेमन यहाँ पर बेसिकली पूछता है डंक को कि क्या तुम्हें मेरे साथ में थोड़ा सा साइडर पीना है, यानी एप्पल वाली अल्कोहलिक ड्रिंक पीनी है। तो डंक थोड़ा सा पहले मना करना चाहता था, बट एग समझता है कि डंक को भी थोड़ा सा एंजॉय करना चाहिए, इसीलिए एग डंक को कहता है कि तुम चले जाओ रेमन के साथ में, तुम्हारा वो फ्रेंड है। उस दौरान मैं यहाँ पर पपेट शो देखने के लिए जाता हूँ टैंसेल का, एंड उस शो के बाद में मैं टैंसेल से तुम्हारी शील्ड ले लूंगा जो उन्होंने पिछले एपिसोड में उसको पेंट करने के लिए दी थी। तो डंक कहता है ठीक है, उसे यह प्लान अच्छा लगा एंड डंक एंड रेमन जाते हैं हाउस फॉसोवे के टेंट में टू ड्रिंक सम एप्पल साइडर एंड दोनों मस्त बातें करने लग गए। तो कई बार ये मर्दों के साथ में होता ही है कि एक ड्रिंक मारी नहीं कि सीधा हमारी बातें शुरू होती है एकदम जियोपॉलिटिक्स वाली, एंड एग्जैक्टली यही चीज यहाँ पर रेमन और डंक के साथ में भी हुआ। उन्होंने भी एक ड्रिंक खत्म नहीं की कि तभी वो गॉसिप करने लग गए टारगेरियंस के बारे में। एंड इन बातों में रेमन ने ऐसा कुछ टारगेरियंस के बारे में कह दिया जिससे हमें आइडिया आती है कि बाकी के जो भी हाउसेस है वो टारगेरियंस के बारे में क्या सोचते हैं। रेमन ने यहाँ पर सीधा टारगेरियंस को हराम के पिल्ले इंसेस्टियस एलियंस ही कह दिया। तो जीओटी हो, हॉट डी हो या फिर ये एकॉट 7 के हो, इन
सभी शोज में जो भी एक्टर्स लिए गए हैं और उनके जो भी कैरेक्टर्स है उसका कोई भी कंप्लेंट नहीं कर सकता। इट इज मोस्टली बुक एक्यूरेट, बट बुक के टारगेरियंस काफी यूनिक दिखने वाले इंसान है। तो अभी वैसे तो बेलोर जैसे दिखने वाले जो टारगेरियंस है वो डेफिनेटली बुक्स में भी इंसानी दिखते हैं, बट बाकी के जो हाउस टारगेरियंस के टारगेरियंस होते हैं वो वैसे काफी सुपरनैचुरल लुक वाले इंसान बताए गए हैं। उनका डिस्क्रिप्शन मतलब एकदम पेल व्हाइट स्किन, मतलब एकदम मिल्क के तरह उनका स्किन बताया है। वो एकदम स्लेंडर टॉल होते हैं, 6'3", 6'4" के नीचे तो कोई टारगेरियन ज्यादा होते ही नहीं। एंड ऑलमोस्ट सभी टारगेरियंस की आंखें वायलेट पर्पल कलर की होती है। अभी एग्जांपल दूं तो जैसे लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में हम देखते हैं कि एल्व्स की जो रेस होती है वो दिखने में बहुत ही खूबसूरत होती है, वो दिखने में बहुत यूनिक होते हैं कंपेयर्ड टू मेन, ड्वार्फ्स या फिर हॉबिट्स। तो जिस तरीके से हम इन एल्व्स को बाकी के जो भी ह्यूमंस है उनसे काफी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, उन्हें अलग से नोटिस कर सकते हैं, वैसे ही इवन सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर के लोर में टारगेरियंस जो है वो वलेरियन रेस के ह्यूमंस है एंड वो बेसिकली मोर और लेस लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के एल्व्स के तरह ही एकदम दिखते हैं। बट एज वी नो, हमने जो भी एडेप्टेशंस HBO के देखे हैं उसमें हमें कभी भी ऐसे एकदम टारगेरियंस अलग ह्यूमन से ऐसे नहीं दिखता। डेफिनेटली वो थोड़े से सिल्वर कलर के हेयर एंड ऑल से हमें पता चलता है कि वो थोड़े डिफरेंट है, बट एकदम उनके फिजिकल ट्रेट्स हमें ज्यादा दिखाई नहीं देते। तो एनीवेज ये मैंने बताया इसलिए क्योंकि रेमन ने उनको इंसेस्टियस एलियंस कहा। तो अभी इतना ऐसे एलियन वगैरह कहने की क्या जरूरत है? तो दैट्स द रीजन, जो भी ये टारगेरियंस है वो एकदम एलियन ही दिखते हैं, अलग ही लगते हैं, इसीलिए उसने यहाँ पर ऐसे उनको इंसेस्टियस एलियंस कह दिया। इसके बाद में रेमन ये भी कहता है कि टारगेरियंस तो बाहर से आए हुए लोग हैं, उनका और अपना कोई ज्यादा रिलेशन ही नहीं। तो एज वी नो, असल में टारगेरियंस वैसे तो पहले ड्रैगन स्टोन पे ही रहते थे, बट देन फिर एक पहला एगोन टारगेरियन करके कोई बंदा था, उसने अपने 2 सिस्टर्स के साथ में मिलकर अपने टोटल 3 ड्रैगन्स के हेल्प के साथ में पूरे वेस्टेरोस पर अटैक किया। उसने एगॉन्स कॉन्क्वेस्ट की एंड उसी के बाद में वेस्टेरोस के सभी छोटे मोटे लॉर्ड्स ने उसे पूरे वेस्टेरोस के कंट्री का राजा मान लिया और आयरन थ्रोन पर बैठकर उसने पूरे वेस्टेरोस पर रूल करना शुरू किया। अभी वैसे तो इस चीज को 209 ईयर्स हो चुके हैं, बट रेमन के इन बातों से पता चलता है कि वेस्टेरोस के हाउसेस अभी भी जिस तरीके से उनको झुकाया गया था, जिस तरीके से उनको बेंड नी करवाया गया था, वो उन्हें अभी भी पसंद नहीं आता। कई सारे ये हाउसेस वैसे तो टारगेरियंस के खिलाफ कुछ भी भला बुरा नहीं कहते, बट उनके पीठ पीछे उनको जरूर क्रिटिसाइज करते हैं। एंड रेमन ने भी वही कहा। वो कहता है कि टारगेरियंस कमीने हरामी लोग हैं, वो एकदम ब्लड मैजिक वाले कुछ टायरेंट्स हैं जिन्होंने सालों पहले अपने लैंड्स को जलाया, हमारे लोगों को स्लेव बनाया। अभी ये स्लेव वाली चीज तो रेमन की वैसे सच नहीं है, बट कई बार ऐसा हो जाता है कि 100 सच में 2-4 झूठ मिक्स हो जाते हैं और उन झूठों को भी हम सच समझ कर बैठते हैं। तो यही चीज रियल हिस्ट्री में भी होती है, तो ऑफ कोर्स इस फिक्शनल हिस्ट्री में तो होनी ही है। तो एनीवेज रेमन इसके बाद में और एक सच बात कहता है। वो कहता है कि टारगेरियंस ड्रैग्ड अस इनटू देयर वॉर्स, जो कि एकदम ही सच है। हम जो भी हाउस ऑफ द ड्रैगन में देख रहे हैं वो बेसिकली वही तो है। वो टारगेरियंस के बीच में, यानी क्वीन रेनिरा और किंग एगोन द सेकंड, 2 अलग अलग टारगेरियंस का बीच का वो वॉर था आयरन थ्रोन के लिए। बट पूरे वेस्टेरोस के सभी हाउसेस को उस वॉर में इन्वॉल्व होना पड़ा। फिर ब्लैक फायर रेबेलियन में भी ऐसे ही कुछ हुआ। वो टारगेरियन और एक बास्टर्ड टारगेरियन यानी ब्लैक फायर के बीच में वॉर था, बट उस वॉर में भी सभी हाउसेस को इन्वॉल्व होना पड़ा, जबकि वो उनका वॉर था भी नहीं। तो रेमन का ये रैंट फाइनली खत्म हुआ एंड ये सब सुन के डंग भी वैसे काफी शॉक हुआ। देन यहीं पर रेमन से हमें पता चलता है कि बेलोर ने असल में एरियन और सर हम्फ्री हार्डिंग की जो फाइट थी उसमें सर हम्फ्री हार्डिंग को विनर डिक्लेयर किया बाय फॉरफिट, एंड एरियन को एक्चुअली उसका जो घोड़ा था उस घोड़े को सर हम्फ्री हार्डिंग को देने के लिए कह दिया, क्योंकि एरियन ने सर हम्फ्री के घोड़े को मार दिया था। देन यहीं पर हमें रेमन से ही पता चला कि एरियन कैसे एकदम हरामी बन के उभर के आता है जब भी उसके पिता मेकार आसपास नहीं होते। रेमन हमें बताता है कि मेकार इस समय पर अपने
अपने दो बेटे डेरॉन और एगॉन को ढूंढने के लिए निकला है, क्योंकि वो दोनों बेटे असल में समर हॉल के कैसल से एशफोर्ड आने के लिए निकले तो थे, बट आते आते रास्ते में वो कहीं पर गायब हो गए, वो एशफोर्ड में पहुंचे ही नहीं। और रेमन के मुताबिक ऐसी रूमर्स है कि वो दोनों प्रिंस कहीं पर तो मर गए हो सकते हैं, बट हमें ये कुछ ही टाइम में पता चलता है कि वो दोनों भी वैसे जिंदा है। एंड यहीं पर रेमन के जरिए ऑफिशियली हमें सभी मेकार के फैमिली ट्री के बारे में पता चला। तो रेमन डेरॉन नाम के बंदे के बारे में बात करता है, जो कि एक बेवड़ा टारगेरियन प्रिंस है और वो पूरे रेल में फेमस है टू ड्रिंक अलॉट। वो एक सॉट है, वो एक बेवड़ा है, और ये बंदा और कोई नहीं बट वो पहले एपिसोड में इनमें दिखा हुआ ही बंदा है। दिस इज द डेरॉन द सॉट, जो मेकार का फर्स्ट बॉर्न सन है। वो टारगेरियन होने के वजह से ही हमने देखा कि उसने सीधा एक गोल्डन ड्रैगन का कॉइन ही उस इन लेडी को दे दिया, एंड वो देख के इवन डंग भी शॉक्ड हो गया था। देन सेकंड बंदा हमने मेकार का तो देख ही लिया, एरियन द क्रूअल, जिसने आज बहुत ही हंगामा कर दिया। देन रेमन के मुताबिक थर्ड सन ऑफ मेकार ऐसा गया गुजरा है कि हाउस टारगेरियन ने उसे सीधा मेस्टर बनाने के लिए अभी सिटाडेल भेजना डिसाइड किया है, एंड दैट इज नन अदर देन एमन, जो कि इवेंचुअली सिटाडेल में पढ़ाई कर करके एक बहुत ही अच्छा मेस्टर बनता है। एंड हमने उसी एमन को इवेंचुअली गेम ऑफ थ्रोन्स में भी देखा। देन फाइनली फोर्थ सन रेमन बताता है एगॉन, विच इज एग, जो कि सर डंकन का ही स्क्वायर है, बट अब तक डंकन को यह पता नहीं। ये चीज इस एपिसोड के एंड में रिवील होती है। तो रेमन और डंग की ऐसे यहाँ पर बातें शुरू ही थी कि दूसरी तरफ इस समय पर टैंसेल के पपेट शो में टैंसेल खुद सर्विन द मिरर शील्ड बनकर एक ड्रैगन को मारती है, एंड सैडली गलती से ये सभी चीजें वो वहीं पर मौजूद एरियन के सामने कर बैठी। एंड एज वी नो, एरियन थोड़ा सा पहले से ही सनकी बंदा है। इसी में एरियन को आज उसके अंकल बेलोर ने लूजर ठहरा दिया था टूर्नामेंट में, और उसके हॉर्स को सर हम्फ्री हार्डिंग को देने का ऑर्डर दे दिया था, एंड इसी कारण वो काफी गुस्से में था। एंड अभी उसने देखा कि उसके सामने एक ड्रैगन को मारा जा रहा है, तो उसके मुताबिक टैंसेल ने हाउस टारगेरियन का इंसल्ट किया, एंड इसीलिए वो टैंसेल को पनिश करने लग गया। उसने और उसके साथियों ने वहां पर पपेट शो में हंगामा शुरू कर दिया, एंड जैसे ही वो शुरू हुआ तो एग क्विकली हाउस फॉसोवे के टेंट में आता है ताकि वो डंक को इतला कर सके। एंड इसके बाद में हमने शो में देखा ही कि डंक ने क्या किया। डंक जैसे ही देखता है कि एरियन ने टैंसेल की उंगलियों को तोड़ा, तो उसने सीधा एरियन को जाके एक पंच किया, एक किक भी मारा, बट एरियन के साथियों ने उसे पकड़ लिया। एंड एरियन सीधा डंक को कहता है कि तुमने अपने जिंदगी को तो अभी तबाह कर लिया इस होर के लिए, ये तुझे पता नहीं कि ड्रैगन्स ऑट नेवर लूज। यहीं पर एरियन उस पकड़े हुए डंक को सुना देता है कि तूने मुझे मारकर मेरे थोड़े से दांतों को हिलाकर रख दिया है, तो अभी मैं तेरे दांतों को भी तोड़ूंगा। ऐसे कहते ही एरियन के जो भी साथी मेन एट आर्म्स वहां पर टारगेरियन हाउस के थे, वो डंक का जॉ एकदम ओपन करके वहां पर स्टेयर्स पर रखने कहते हैं ताकि वो वहां पर उसके सभी दांत तोड़ सके। And that scene actually reminded me of one of the most horrible movie scenes I've ever witnessed, and that is the infamous curb storm scene from American History X movie. अगर आपने ये एडवर्ड नॉर्टन का मूवी नहीं देखा है तो जरूर you should check it out. It is one of the most thought-provoking, hard-hitting drama film I've ever seen. यहाँ पर डंग के साथ में भी वही कर्ब स्टॉम्प होने ही वाला था कि एकदम वहां पर आता है एग, या कहूँ प्रिंस एगॉन टारगेरियन। डंक वहां पर चिल्लाता है, एग तुम यहाँ पर मत आओ, कुछ मत कहो, नहीं तो तुम्हें ये सब लोग हर्ट करेंगे। बट एग यानी प्रिंस एगॉन टारगेरियन ने वहां पर मौजूद दो मेन एट आर्म्स को सीधा ऑर्डर देते हुए उनके नाम से पुकारा, वेट, यॉर्कल, तुम दोनों भी इस बंदे को छोड़ दो, मेरे पिता आगे जो होगा वो डिसाइड करेंगे। एगॉन के पिता मतलब मेकार डिसाइड करेंगे एग्जैक्टली आगे क्या होना चाहिए। जैसे ही यहाँ पर अपना छोटू टकलू एगॉन आ गया तो एरियन ने अपने छोटे भाई को सीधा पहचाना और उसने पूछा कि तुमने अपने बालों को क्या किया। तो असल में छोटे एगॉन के अच्छे खासे लंबे व्हाइट हेयर थे, बट उसने वो काट दिए थे ताकि कोई पहचान ना सके कि वो टारगेरियन है। मगर एग वो बताता नहीं।
एग कहता है, एगॉन कहता है कि मैंने वो काट दिए ताकि मैं तुम्हारे तरह नहीं दिखना चाहता। तो प्रिंस एगॉन को अपने बड़े भाई प्रिंस एरियन पर काफी गुस्सा है। इवन हमने पहले भी देखा कि वो चिल्लाता है कि किल किल प्रिंस एरियन करके। तो एग्जैक्टली इन दो सगे भाइयों में इतना क्यों गुस्सा है वो हमें अगले एपिसोड में अच्छे से पता चलेगा। आई डोंट वांट टू रिवील दैट, बट एनीवेज इट वाज अ बूम मोमेंट। दिस इज द बिग रिवील ऑफ दिस शो। छोटू एग इज प्रिंस एगॉन टारगेरियन। ये जैसे ही सबको पता चलता है तो सभी शॉक्ड हुए। तो दोस्तों दैट्स द एपिसोड 3 ऑफ नाइट ऑफ द 7 किंगडम्स। आई होप आपको इस एपिसोड का पूरा सीन बाय सीन ब्रेकडाउन पसंद आया एंड बाकी सब लोर की इन्फॉर्मेशन भी पसंद आई। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर पसंद आया ये वीडियो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन। बाय एंड टेक केयर।